हे एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप नीट 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अप्रॉक्स अभी 1 साल बचा हुआ है। ठीक है, अगर आप 25 की भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस तरीके से अप्रोच लेना चाहिए, क्या क्या ऐसी चीजें जो आपको आपके माइंड में रखना है कि हाँ यार ये गलतियां या ये चीजें मैं ठीक से करूंगा या करूंगी तो चीजें सही होगी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग से करते हैं कि पहली बात है, कुछ भी एज्यूम करके मत चलिए। अगर आप 24 के एस्पिरेंट है तो आप ये मत सोचिए कि मेरा 11th इतना अच्छा नहीं हुआ या फिर 11th में कोई सब्जेक्ट वीक रह गया तो क्या मतलब नीट मेरा अच्छे से नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी आप एज्यूम करके मत चलिए। अभी के लिए आपके पास इतना टाइम है, अगर 24 है तो 1 साल, 25 है तो 2 साल, उतना मोर देन इनफ है। 25 एस्पिरेंट्स में काफी ऐसे लोग होंगे जो अभी अभी नए नए कोचिंग गए होंगे, उनको ये लग रहा होगा कि मैंने तो पहले कभी कोचिंग किया नहीं। ऐसे काफी लोग होंगे जिनके आसपास के जो लोग होंगे वो 6 से कोचिंग कर रहे हैं, 7 से कोचिंग कर रहे हैं। मेरे साथ भी ऐसा था। मैं जब 11th में सबसे पहली बार कोचिंग करने गया था, मेरे रूम में ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 6, 7 या कोई 5 से भी कोचिंग ले रहा था। बट इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करना है। ठीक है, एग्जाम जो है देखो इंटेलिजेंस या नॉलेज को टेस्ट नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि आपका आईक्यू इतना हाई नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका आईक्यू इतना हाई नहीं है, कोई टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, आपका दोस्त जो है उसको उसी टाइम पे समझ ले रहा है लेकिन आपको समझने में टाइम लग रहा है, आपको घर पे जाके नोट्स को वापस देखना पड़ रहा है, कोई बुक पढ़नी पड़ रही है या फिर एनसीईआरटी देखना पड़ रहा है, तब जाके आपको समझ आ रहा है, या फिर डाउट में जाके पूछना पड़ रहा है तब समझ आ रहा है, तो कोई इशू नहीं है। लॉन्ग रन में जाके इसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। सेम नॉलेज के लिए भी अगर आपको लगता है कि आपका दोस्त 3 बुक कर रहा है, 4 बुक कर रहा है, 4 जगह से प्रैक्टिस कर रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीट का जो पूरा सिलेबस है वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है। जो थोड़ा सा जितना है सिलेबस, एकदम वास्ट सिलेबस नहीं है, एकदम फिक्स्ड सिलेबस होता है और उसी में से फिक्स्ड पैटर्न टाइप क्वेश्चंस आते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने लिखा है कि कंसिस्टेंसी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंटेलिजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि आप रोज उठो, रोज 6 घंटे की पढ़ाई करो, रोज उतना एफर्ट दो, रोज अपनी गलतियों से सीखो, रोज उनको सुधारने की कोशिश करो। जैसे कि मैंने लिखा है कि आप हर दिन कुछ ना कुछ इंप्रूव करो। अगर आपका कोई हैबिट है, लेट्स से आप बहुत ज्यादा मतलब फोन चलाते हो या फिर इंस्टाग्राम चलाते हो, कुछ भी हो, बहुत टाइम वेस्ट अगर आपका हो रहा है, अगर आप ब्रेक लेते हो, ब्रेक बहुत एक्सटेंड हो जाता है, तो इन सब चीजों को धीरे धीरे इंप्रूव करो। या फिर अगर आप सिटिंग वाली बात, जो काफी लोगों को इशू होता है कि अगर कोचिंग में बोला जाता है 6 से 7 घंटे पढ़ो, लेकिन आप तो 2 घंटे पढ़ के थक जाते हो, 2 घंटे से ज्यादा पढ़ ही नहीं पाते हो, तो ये चीजें अचानक इंप्रूव नहीं होगी। आपको क्या करना है, 2 घंटे का एक हफ्ते के अंदर अंदर 2.5 घंटे करना है, अगले हफ्ते के अंदर अंदर 3 घंटे करना है, उसके अगले हफ्ते 3.5 घंटे। इस तरीके से आप 1-2 महीने के अंदर उस 3 घंटे को 6 घंटे कर सकते हो, लेकिन आप धीरे धीरे इंप्रूव करोगे उस चीज को। ठीक है, हैबिट्स पे इंप्रूव करो, एक्यूरेसी पे, सिटिंग डेवलप करने पे करो, है ना, स्पीड पे भी कर सकते हो। टाइम टेबल अगर आप बना रहे हो, स्टिक नहीं कर पा रहे हो, अभी मान लो आपने ये टारगेट बनाया कि आज मैं ये करूंगा, उसका 50% ही हो पाए, कोई दिक्कत नहीं है, अगले टाइम और थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करो। इस तरीके से आप 2-3 महीने में जाके आपका शेड्यूल इस तरीके से हो जाएगा कि आप रोज इंप्रूव करते करते उस पॉइंट तक पहुंच जाओगे जो ऑप्टिमम है, जितना नीट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, आगे मैं अप्रोच टू सब्जेक्ट्स बताऊंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का। फिजिक्स का मैं आपको अप्रोच बता देता हूं। 11th फिजिक्स में आपको करना क्या है, क्लास नोट्स रिवीजन आपको करना ही है, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करना ही है। हमेशा एक गलती होती है कि हम लोग क्लास नोट्स को छोड़ देते हैं, सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस बाद में करना है, पहले नोट्स को पढ़ो, फॉर्मुलेस को सीखो, उनके डेरिवेशन को सीखो कि कैसे चीजें हो रही है, तब आपको आइडिया लगेगा कि कॉन्सेप्ट कैसा है। ठीक है, इसके अलावा पीवाईक्यूज आपको जरूर करनी ही है। पीवाईक्यूज स्टार्टिंग से ही करो। एक गलती होती है कि अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, बाद में देखेंगे, जब कुछ चैप्टर्स हो जाएंगे तो बाद में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हर एक चैप्टर के साथ एक टॉपिक भी अगर आपको कवर होता है तो आपको पहले देखना है कि क्या उस टॉपिक में कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है। कई बार ये भी होती है कि हम लोग पूरे चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, ऐसा भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आपने पूरी मेहनत की, आपने 3 दिन 4 दिन लगे वो चैप्टर पढ़ा, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मान लो आपको ये पता लगा कि जिन पार्ट्स पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, जिन टॉपिक्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे थे, जो आपको टफ लगा, वो पीवाईक्यू में पूछा ही नहीं जाता बिल्कुल, तो आपको पीवाईक्यू जरूर देखना है, आपको एनालिसिस करना है कि कितना वो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी क्वेश्चन जो बैक क्वेश्चन होते हैं वो आप कर सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ भी सकते हो। 11 से इंपॉर्टेंट मैं हमेशा बोलता हूँ 12 की एनसीईआरटी, क्योंकि 12 की एनसीईआरटी आपको बिल्कुल ढंग से करनी होती है। आप एग्जाम्पलर भी कर सकते हो। बेसिक में यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर्स के नाम भी लिख दिए कि देखो बेसिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक मैथ्स, यूनिट एंड डायमेंशन, काइनेमैटिक्स, एनएलएम, आपको ये बेसिक अगर आएगा तो ही आप आगे चल के मैकेनिक्स पे प्रोसीड कर पाओगे। बेसिक्स को पहले स्ट्रॉन्ग करो, फिर मैकेनिक्स पे जाओ। मैकेनिक्स आपको काफी इजी लगेगा अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद आप फाइनली थर्मल, आपको जनरली कोचिंग में भी यही ऑर्डर पढ़ाया जाता है, पहले बेसिक्स पार्ट, फिर मैकेनिक्स, फिर थर्मल हो गया, बाकी हो गया एसएचएम वेव्स हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, चलो अब आते हैं 12th फिजिक्स में। 12th फिजिक्स में यार क्लास नोट्स रिवीजन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सब चीजें सेम ही है, बस यहाँ पे एनसीईआरटी थ्योरी का मैंने एडिशन किया है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है 12th फिजिक्स में एनसीईआरटी थ्योरी, मतलब एनसीईआरटी की जो लाइनें होती है या फिर जो कंटेंट होता है। एटलीस्ट अगर आपको लाइनें नहीं याद हो रही है तो आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि हाँ यार इस पैराग्राफ का मतलब ये है, एनसीईआरटी में ये बोला जा रहा है। देखो काफी थ्योरेटिकल चैप्टर्स होते हैं इसमें, जैसे मॉडर्न का आपको पता है काफी हाई वेटेज टॉपिक है, मॉडर्न की एनसीईआरटी पढ़नी है। ईएम वेव्स हो गया, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ओरिएंटेड थ्योरेटिकल टॉपिक हो गया। तो जितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं वो सब के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, इसलिए मैं बोलता हूँ 12th फिजिक्स एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, जस्ट लाइक फिजिक्स काफी सेम सा है, नोट्स रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, एनसीईआरटी। यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, फॉर्मूले की शीट बना सकते हो, फिजिक्स के लिए बना सकते हो। लोग में से पूछते हैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो मैं बोलता हूँ सिंपल फॉर्मूले सारे लिख लो, कॉन्सेप्ट अगर आपको लगता है कि वहाँ पे लिखा जा सकता है वो भी लिख सकते हो। इसके अलावा देखो थ्योरेटिकल चैप्टर्स फिजिकल के लिए मैंने बस लिख दिए, सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ये आपको एनसीईआरटी से करना है। आते हैं इनऑर्गेनिक में।
इनऑर्गेनिक इज जस्ट लाइक बायो, आपको एनसीईआरटी आपको ढंग से करनी है, आपको एक एक लाइन आना चाहिए। यहाँ पे भी मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, थ्योरेटिकल चैप्टर, कंसेप्चुअल चैप्टर। थ्योरेटिकल चैप्टर्स जो बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, आपको एक एक लाइन आनी चाहिए, ठीक है, एक एक लाइन की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे ब्लॉक्स आ गए, एस ब्लॉक, डीएनएफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, मेटलर्जी आ गया, हाइड्रोजन आ गया। कंसेप्चुअल कौन से, जो थोड़े नोट्स ओरिएंटेड है, मतलब यहाँ पे चीजें कंसेप्चुअल है, तो अगर आपको नोट्स है आपके पास, आपके टीचर ने आपको ढंग से पढ़ा रखा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उस नोट्स को पहले देखना है, बाद में एनसीईआरटी में जाना है, क्योंकि कंसेप्ट है तो आपको इसमें समझ आएगा काफी चीजें। पीरियोडिक टेबल हो गई, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कोऑर्डिनेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट का ज्यादा रोल है। अगर आपको कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको एनसीईआरटी की लाइनें याद रखे आप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑर्गेनिक में आते हैं, ऑर्गेनिक पूरा कंसेप्चुअल होता है। मैं यहाँ पे भी बोलता हूँ कि जैसे फिजिक्स में मैंने बोला, पहले आप बेसिक सीखिए, धीरे धीरे आप आगे बढ़िए, फिर मैकेनिक्स पे जाइए, फिर बाकी टॉपिक्स पे जाइए। तो यहाँ पे भी ऑर्गेनिक में मैं सेम बोलूंगा, पहले आईयूपीएसी सीखो, फिर आइसोमेरिज्म सीखो, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म सीखो, जिसमें प्लस एम प्लस एच प्लस आई आ गया, एसिडिक स्ट्रेंथ आ गया, बेसिक स्ट्रेंथ आ गया, ये सब इफेक्ट अगर आप सीख जाओगे, फिर उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, आप रिएक्शन में इजीली प्रोसीड कर सकते हो। तो काफी कंसेप्चुअल होता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में आप खुद से पढ़ने का ट्राई मत करना, अच्छे टीचर से ही पढ़ना, टीचर के नोट से ही पढ़ना, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या क्या है इसमें, नोट्स रिविजन, एनसीईआरटी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीवाईक्यू, नॉर्मली पीवाईक्यू में सब में बोलूंगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ठीक है। नेम रिएक्शन की शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हो, नेम रिएक्शंस हो गया, फिर वो जो रूल्स हो गए, आईयूपीएसी रूल्स हो गए, आइसोमेरिज्म के एग्जांपल्स हो गए, आप ऐसे लिख सकते हो। इसमें भी कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर है जो एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, और ये रिलेटेड भी नहीं है, रिएक्शंस वाले पार्ट से बिल्कुल अनरिलेटेड है। तो यहाँ से पढ़ के आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। पक्का क्वेश्चन होते हैं इसमें से, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन पर चैप्टर होता ही है। 12th में बायोमोलिक्यूल, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर, 11th में क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो जीओसी का पार्ट है, अलग चैप्टर नहीं है ये, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस जीओसी का पार्ट है। और एनवायरमेंटल को कुछ लोग ऑर्गेनिक में रखते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक में, तो कहीं भी हो वो थ्योरेटिकली है, आप कहीं से भी रख सकते हो, ठीक है। चलो, बायो का एक ही मैंने बनाया, देखो एनसीईआरटी करना ही है। एनसीईआरटी के साइड वाले स्पेस को मैं हमेशा बोलता हूँ आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। वहाँ पे हर एक जो आपको लगता है कोई टिपिकल सी चीज़ है, कोई अगर आप खुद से क्वेश्चन बना रहे हो उस पर ऐड करो, अगर आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है उसमें ऐड करो, अगर पीवाईक्यू में कोई नई चीज़ मिलती है उसमें ऐड करो, ठीक है। आप फ्लैश कार्ड बना सकते हो, फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो, अगर आपको एग्जाम्पल्स याद नहीं हो रहे, चार्ट्स बना के आपके स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, ठीक है। डायग्राम, शॉर्ट नोट्स कुछ भी बना सकते हो। बस फाइनल 2 स्लाइड पे आते हैं। बैकलॉग जो है वो कवर हो सकता है, पर्टिकुलरली ये उनके लिए है जो 11th to 12th मूविंग है, यानी कि जो 12th में या तो आ चुके हैं या फिर जस्ट अभी आ रहे हैं, उनके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि बैकलॉग है, कोई वीक सब्जेक्ट है, पूरी 11th भी वीक है, तो भी आप बैकलॉग कवर कर सकते हो। आपको डेली टाइम डिवीजन करना पड़ेगा, डेली आपको मिनिमम 1 घंटा उस बैकलॉग के लिए रखना पड़ेगा, या पुराने 11th रिवीजन के लिए रखना पड़ेगा। मेरा ऐसा था, जब तक बैकलॉग था मैंने बैकलॉग किया डेली 1-2 घंटे के अंदर, और जब बैकलॉग खत्म हो गया तो मैं पुराने टॉपिक्स की रिवीजन करता था। मतलब 12th में होकर भी मैं 11th के टॉपिक्स की रिवीजन करता था, वो भी डेली कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टॉपिक रोज थोड़ा थोड़ा करते रहता था, ठीक है। तो 1 घंटा, 1 से 2 घंटा आप इसके लिए जरूर निकालो। बस फाइनल मॉक टेस्ट के लिए कुछ टिप्स देना चाहूंगा। अटेम्प्टिंग सीक्वेंस आपको खुद ही फिगर आउट करना है। हमेशा मैं बोलता हूँ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट करो, क्योंकि कॉन्फिडेंस आएगा आपको, मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे, पूरे पेपर में वो कैरी ऑन होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप करना स्टार्ट कर सकते हो, जिनका 11th पूरा हो गया है, वो 12th में आ चुका है। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप करना स्टार्ट कर सकते हो। ओएमआर फिलिंग आप देख लेना, जो भी आपको ठीक लगे, बट मेरे हिसाब से आपको हमेशा एक बार रीचेक जरूर करना होता है, पर्टिकुलरली फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री में। तो अगर फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री है तो मैं कहूंगा कि पूरा अगर आपने कर लिया, वापस से आप एक बार कैलकुलेशन चेक करने के बाद ओएमआर फिल कीजिए। बाकी बायो में अगर आप साथ साथ भी फिल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। एनालिसिस जरूर करना है, 1 घंटा 1.5 घंटा देके, और आपको फिगर आउट करना आपकी गलतियां क्या है, रोज उस पर काम करो। मॉक टेस्ट से ही आपको पता लगेगा कि आपको टॉपिक कितना आता है, कितना नहीं आता। बस इसी के साथ मैं वीडियो का एंडिंग करना चाहूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर सारी चीजें मैंने कवर की है, तो डेफिनेटली लाइक करो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।